आज की जो कहानी है ये है 20 जनवरी 2022 की। 20 जनवरी 2022 की सुबह महाराष्ट्र का एक जिला लगता है भिवंडी और भिवंडी का ही एक थाना क्षेत्र लगता है निजामपुरा। निजामपुरा का एक शख्स सुबह सुबह तैयार होकर घर से बाहर निकलता है। वो अपने काम के लिए अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था। निजामपुरा में एक ब्रिज आता है, ब्रिज के नीचे से उसे क्रॉस करना था। जैसे ही ये ब्रिज के नीचे का रास्ता अपनाता है और ब्रिज क्रॉस करता रहता है, उसकी निगाह पड़ती है ब्रिज के नीचे के रास्ते पे एक छोर पे रखी एक बोरे के ऊपर। इस बोरे के ऊपर खून के कुछ धब्बे और निशान दिखाई देते हैं, जिसके बिना पे उसे पहली नजर में ही शक हो जाता है कि इस बोरे में कुछ न कुछ ऐसी संदेहास्पद चीज है जिसके बारे में सूचना तुरंत पुलिस को देनी चाहिए। इसके बाद वो शख्स सीधे अपने मोबाइल से एक नंबर डायल करता है और नंबर पुलिस थाने का होता है। निजामपुरा के पुलिस थाने पे फोन करके ये लड़का सूचित करता है कि एक लावारिस हालत में एक बोरा जो कि खून उसके ऊपर लगा है, वो एक किनारे निजामपुरा के ब्रिज के पास ही नीचे पड़ा हुआ है। इसके बाद पुलिस के कंट्रोल रूम में ये जानकारी जाती है। पुलिस की पूरी टीम के साथ मौके वारदात पे पुलिस की पूरी टीम पहुंच जाती है। उसके बाद इस बोरे की शिनाख्त की जाती है, बोरे को खोला जाता है। उसके अंदर एक आदमी की लाश थी, जैसा कि सभी अंदाजा लगा रहे थे। ये लाश जो थी लगभग 45-46 वर्ष के किसी आदमी की थी। लाश के ऊपर कपड़े भी थे, उसका चेहरा भी सही सलामत था और साथ ही साथ उसकी शिनाख्त के लिए एक छोटा सा पर्ची डॉक्टर का जो कि फटा हुआ था वो उसके पॉकेट से मिल जाता है। पुलिस को लगता है कि ये लाश की जानकारी आइडेंटिफिकेशन करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि कपड़े सही सलामत है, लाश डेड बॉडी की जो फेस है वो भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है और साथ ही साथ एक डॉक्टर की फटी हुई पर्ची जिस पे जो मरीज है उसका नाम नहीं था, डॉक्टर का पता नहीं था, केवल और केवल दवाइयों की ही जानकारी लिखी हुई थी। ये सारे ही एविडेंस को कलेक्ट करके और इस बॉडी को जो पुलिस की टीम होती है वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। पोस्टमार्टम के बाद इस बॉडी को मॉर्चरी में रखने का फैसला भी लिया जाता है, क्योंकि ये जो केस था वो अनसॉल्व था। अभी आइडेंटिफिकेशन भी नहीं हो पाई थी कि ये इंसान है कौन और इसका कातिल कहाँ है। इसके बाद पुलिस की 2 टीमें गठित की जाती हैं। निजामपुरा से ये दोनों ही पुलिस की टीमों को ऑर्डर दिए जाते हैं कि ये जो फटी हुई पर्ची मिली है इसका पता लगाइए कि ये किस डॉक्टर की पर्ची है, कब ये पर्ची काटकर किस मरीज को दी गई थी। और दूसरी जो टीम होती है उसे पता लगाने के लिए कहा जाता है कि ये जो इंसान है, ये जो आदमी है, इसका फोटो लेकर पूरे निजामपुरा के क्षेत्र में आसपास में सर्च ऑपरेशन चलाया जाए ताकि इसकी शिनाख्त हो जाए कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। ये दोनों ही पुलिस की टीम अपने अपने काम पे लग जाती हैं। एक टीम जो डॉक्टर्स के क्लिनिक पे जा जाके इस फटी हुई पर्ची को दिखा कर पूछने की कोशिश करती हैं कि ये कब और किस डॉक्टर के द्वारा पर्ची बनाई गई है, लेकिन कोई सफलता मिल ही नहीं रही थी। बहुत ढूंढा जाता है, हर डॉक्टर के क्लिनिक को जो भी निजामपुरा के आसपास थे, जितने हॉस्पिटल्स थे, सब में इस पर्ची को ले जा करके जांच करवाई जाती है, लेकिन फिर भी कोई भी सफलता पुलिस की टीम को हासिल नहीं होती है। इधर दूसरी तरफ जो आइडेंटिफिकेशन के लिए फोटो लेकर पुलिस की टीम शहर में घूम रही थी, हर एक घर के हर एक इलाके के दरवाजों पे छान मारने की कोशिश कर रही थी कि ये कहाँ का कौन शख्स है, तब भी पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल रहा था। लिहाजा पुलिस की टीम यहाँ निराश हो जाती है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानती है। वो लगातार अपनी जांच को आगे बढ़ाती ही जा रही थी। लाश की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पुलिस को कुछ अहम जानकारी मिलती है। इस जानकारी में सबसे पहली बात ये सामने आती है कि जो लाश है इसकी बॉडी के ऊपर कुछ नीले और लाल रंग के निशान हैं। ये नीले और लाल रंग के निशान जो होते हैं ये पर्ल फैक्ट्री में जब मोतियों को बनाया जाता है, मोतियों की मेकिंग होती है अच्छे से, तब उनके कलर में इस्तेमाल करने वाला रंग होता है जो कि इस बॉडी पे लगी हुई हाथ के तरफ इशारा कर रही थी। साथ ही इस बॉडी के ऊपर कई वार किए गए थे, लोहे के रॉड से इसे पीटा गया था मारने से पहले और इसके गले को जो है दबा करके इसकी हत्या कर दी गई थी। ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट
में सामने आता है। अब पुलिस की टीम इस जो रंग थे उसके हाथ पे लगे हुए लाल और नीले रंग के, जो कि पर्ल फैक्ट्री की तरफ इशारा कर रहे थे। अब पुलिस की एक टीम पर्ल फैक्ट्री को भी छानने की कोशिश करती है। जितने भी मोतियों के कारखाने थे सब में सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। साथ ही साथ इस बॉडी के लाश की पूरी फोटो दिखाई जाती है, लेकिन फिर भी पता नहीं लग पा रहा था। पुलिस बस एक शक के बिना पे कि ये पर्ल फैक्ट्री में काम करता होगा, इस पे भी सर्च ऑपरेशन चलाती है, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती है। लेकिन इसके बाद पुलिस ने फिर से एक दूसरा प्लान बनाया और इस प्लान के अंतर्गत पुलिस की टीम ने उन सभी मेडिकल स्टोर्स को सामने लिस्ट में रखा जहां पे जाकर अब सर्च ऑपरेशन इस फटी हुई डॉक्टर की पर्ची की करवानी थी। सारे ही मेडिकल स्टोर पे अब इस पर्ची को ले जाकर के बताने की कोशिश की गई, दिखाने की कोशिश की गई, क्योंकि होता यह है कि कोई भी मेडिकल स्टोर का जो बंदा होता है ये डॉक्टर्स की पर्ची को देखते हुए ही समझ जाता है कि कहाँ की डॉक्टर की पर्ची ये बनी हुई है। इस बिना पे भी कातिल को ढूंढने की पुलिस पूरी कोशिश कर रही थी। इसके बाद सभी मेडिकल स्टोर्स पे जा जाकर पुलिस की टीम ये पर्ची दिखाना शुरू कर देती हैं। एक मेडिकल स्टोर इसमें ऐसा मिलता है जिसके बंदे को पता था कि ये किस डॉक्टर की पर्ची है, भले ही वो फटी हुई थी लेकिन उसको अंदाजा लग गया था। अब इस बिना पे पुलिस को एक बहुत बड़ा क्लू यहाँ पे मिलता है, एक पहली सफलता मिल जाती है कि डॉक्टर का एड्रेस मिल जाता है, डॉक्टर के कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाते हैं। पुलिस जो दुकानदार था मेडिकल स्टोर का, उसके बताए गए डॉक्टर के पते के क्लिनिक पे पहुंचती है। उसके बाद डॉक्टर से मिलती हैं। सामने बहुत सारे मरीज भी बैठे हुए थे, यानी कि वो डॉक्टर जो थे वो काफ़ी अच्छे अपने क्लिनिक को रन कर रहे थे। जब डॉक्टर को पता लगता है कि पुलिस की टीम उनसे मिलने आई है तो फिर ये जो डॉक्टर थे ये तुरंत ही पुलिस की टीम से मिलते हैं। पुलिस की टीम जब बताती है कि एक लावारिस लाश जो है उसके पास ये फटी हुई पर्ची थी जो कि आपके यहाँ की है शायद, तो डॉक्टर ने उस फटी हुई पर्ची को देखकर बताया कि जी हाँ, ये हमारे यहाँ की ही पर्ची है, लेकिन मैं डेली दिन में कई सारे पेशेंट्स को देखता हूँ, कई पर्चियाँ काटता हूँ, तो मुझे ये स्पेसिफिकली नहीं पता है कि ये किस मरीज को मैंने काट के पर्ची दी थी, और ये कोई रेगुलर मेरे यहाँ का मरीज भी नहीं है जिससे मैं आपको काफ़ी आसानी से बता सकूँ कि ये मरीज है तो है कहाँ का, उसके आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसका पता क्या है। अब यहाँ पुलिस को थोड़ा निराशा तो ज़रूर मिलता है, लेकिन पुलिस हार नहीं मानती है। अब पुलिस की टीम डॉक्टर के पास से भी कोई सफलता ना मिलने के बाद क्लिनिक से बाहर निकल रही थी। क्लिनिक के बाहर काफ़ी सारे मरीज कतार में बैठे हुए थे जो अपने समय का इंतजार कर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में एक महिला भी वहाँ पे बैठी मिलती है और महिला पुलिस की सारी बातें सुन रही थी, क्योंकि पुलिस वाले आपस में ही बात कर रहे थे कि अब ये जो लावारिस लाश है उसकी कैसे आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे। ये डॉक्टर के पास भी आईडी उसकी नहीं मिली है, कुछ पता नहीं मिला है, कुछ क्लू नहीं मिला है। तो जब ऐसे संदेहास्पद बातें सुन रही थी वो महिला, तब महिला उठकर खड़ी होती है, पुलिस से आकर मिलती है और बताती है कि मैं जिस इलाके की हूँ यहाँ पे एक महिला रहती है जो अपने पति को लगभग एक सप्ताह से ढूंढ रही है। उसका पति मिल नहीं रहा है और वो महिला काफ़ी परेशान है, सभी के घर जाकर के भी पता लगा चुकी है, लेकिन उसका पति मिल ही नहीं रहा है। तो क्या ये लावारिस लाश उस महिला के पति की है, ये आप पता लगाने के लिए एक बार उस महिला से भी संपर्क जरूर कर लें। इसके बाद पुलिस को एक दूसरी सफलता मिलती है कि उस महिला से पता मिल जाता है कि वो किस एरिया का इंसान था जो कि लापता है और कहाँ की ये महिला है जो अपने पति को ढूंढ रही है। बहुत सारी चीज़ें मैच हो रही थी जब ये लाश मिली थी और ये जो शख्स गुम हुआ था उस महिला का पति, ये दोनों कुछ जब क्लू मिल जाते हैं तब पुलिस की एक टीम उस इलाके में पहुंच जाती है। पुलिस की टीम जब निजामपुरा के उस इलाके में पहुंचती है जहां पे ये महिला, एक महिला अपने पति को ढूंढ रही होती है, उसके घर का दरवाजा खटखटाती है और महिला से जाकर के मिलती है और पूछती है कि तुम्हारे पति का नाम क्या था ये बताओ। तब वो महिला बताती है कि उसके पति का नाम अरमान शाह है, जिसकी उम्र 45-46 साल के आसपास है और वो लगभग 2-3 दिनों से घर से गायब है, वो मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से वो महिला काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इसके बाद पुलिस
पुलिस बताती है कि एक लावारिस हालत में लाश बरामद हुई है। अगर तुम चाहो तो मॉर्चुरी में आकर के आइडेंटिफिकेशन कर लो कि वो तुम्हारा पति है या नहीं है। अब ये बात सुनते ही महिला रोने और बिलखने लगती है। उसका एक बेटा भी होता है, उस बेटे को लेकर के वो पुलिस के साथ मॉर्चुरी में पहुंच जाती है। मॉर्चुरी में उस बॉडी को बहुत हिफाजत के साथ रखा गया था। अब जब वो लाश को महिला देखती है तो पहली नज़र में वो डिनाई कर देती है कि ये उसका पति नहीं है और वो वहाँ से जाने लगती है। पुलिस को फिर यहाँ पे निराशा होता है कि शायद हम जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस महिला का पति कोई और है और ये जो मरा हुआ व्यक्ति है ये शायद कोई और है। लेकिन जब ये महिला मॉर्चुरी से बाहर निकल रही थी, उसके साथ उसका बेटा था, तो पुलिस की टीम में से एक पुलिस ऑफिसर को लगता है कि क्यों ना बेटे से भी एक बार शिनाख्त करवा ली जाए। कई बार ऐसा होता है कि परिवार के लोगों की मेंटल हालत सही ना हो पाने की वजह से ये महिला अपने पति को देख के भी समझ नहीं पा रही है कि ये उसी का पति है। ऐसे शक के बिना पे उस लड़के को भी मॉर्चुरी के अंदर लेकर के आता है और बॉडी की शिनाख्त कराता है। जो लड़का होता है वो बॉडी को देखने के बाद, बॉडी के साथ एक तावीज़ भी मिलती है, उस तावीज़ को देखने के बाद और ठीक से बॉडी को निहारने के बाद पहचान लेता है कि ये उसी का पिता है, क्योंकि इस बॉडी के ऊपर एक बर्थ मार्क भी था जिसकी वजह से अरमान शाह के बेटे को बिल्कुल 100% कंफर्म हो जाता है कि ये उसी के पिता हैं। इसके बाद अब बॉडी की शिनाख्त हो चुकी थी कि ये अरमान शाह है। अब अरमान शाह के कॉल डिटेल्स और उसकी पत्नी के कॉल डिटेल्स दोनों को ही जो पुलिस की टीम होती है वो खंगालना शुरू करती है, क्योंकि पुलिस को पहला शक उसकी पत्नी पे ही था, क्योंकि पत्नी ने बॉडी देखने के बाद भी डिनाई कर दिया था। जब पुलिस की टीम इनके रिश्तों को खंगालना शुरू करती है, इनके रिश्तेदारों से मिलना शुरू करती है, इनके कॉल की सीडीआर डिटेल्स निकालती है, उसकी डिटेल्स को जांचना परखना शुरू करती है, लेकिन लिहाजा इन सभी चीज़ों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि सभी का यही कहना था कि इन दोनों के ही रिश्ते काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। इस बिना पे अब यहाँ पे भी पुलिस को निराशा ही हाथ लगती है। ये इन्वेस्टिगेशन एक सही दिशा में आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। पुलिस को कुछ और पुख्ता सबूत मिल ही नहीं पा रहे थे। इतने ही देर में पुलिस के पास एक शख्स आता है सलमान नाम का, और ये बताता है जिस दिन अरमान शाह का मौत हुआ था उस दिन मैं छुप करके अरमान शाह को देख रहा था। जब पुलिस पूछती है कि तुम क्या कर रहे थे वहाँ पे, तब वो बताता है कि 19 जनवरी 2022 के शाम की बात है। मैं काम से वापस आ रहा था और वापस आते हुए ही रास्ते में मैं देखता हूँ कि 3 लोग अरमान शाह को बुरी तरह पीट रहे थे और बहुत ज़्यादा पिटाई उसकी हो रही थी। इस चीज़ को देखकर मैं घबरा जाता हूँ, घबरा कर मैं छिप जाता हूँ और मैं जब देखता हूँ तो पता लगता है कि ये डंडे से उसकी पिटाई कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा जो उसके साथ मार पिटाई हो रही है, उसको मारने की कोशिश की जा रही है, उसके गले को दबाया जा रहा है, ये सारा बयान वो देता है। इसके बयान के बिहाफ पे जो पुलिस की टीम होती है वो 3 लोग थे जिसके बारे में सलमान बात कर रहा था, उनके स्केचेस बनवाए जाते हैं। इस स्केच के बिहाफ पे इन सभी आरोपियों को ढूंढने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी ये 3 आरोपी नहीं मिलते हैं और पुलिस को और भी ज़्यादा यहाँ पे निराश होना पड़ता है। लेकिन फिर कुछ ऐसे पुलिस वाले होते हैं जिनका दिमाग और भी तेज चलता है और उन्होंने एक छोटी सी जो सलमान का बयान था उस पर नज़र डाला। सलमान ने बताया था कि उसकी पिटाई डंडे से हो रही थी, उसके गले को दबाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन यहाँ पे उसके बयान पोस्टमार्टम से मैच नहीं हो रहे थे। पोस्टमार्टम में क्लियरली ये लिखा था कि उसकी पिटाई रॉड से की गई थी। लिहाजा इसके बाद सलमान के भी कॉल डिटेल्स, क्योंकि नंबर सभी के ही पुलिस के पास आ गए थे, तब वो सलमान के भी कॉल डिटेल्स को खंगालने की कोशिश करती है। जब एस्टैब्लिशमेंट किया जाता है दोनों के ही सीडीआर अरमान के और साथ ही साथ सलमान के खंगाले जाते हैं, तब एस्टैब्लिशमेंट ये मिल जाता है कि 19 जनवरी को दोनों की बातचीत हुई थी। अब इस शक के बिना पे अरमान से सख्ती से पूछताछ की जाती है कि तुमने किस वजह से अरमान को कॉल लगाया था। अब यहाँ पे सलमान टूट जाता है और बताता है कि मेरी पत्नी जो है इसके अवैध संबंध का शक जो है अरमान के साथ है, ऐसा मुझे लगता था, जिस वजह से मैंने अरमान के
मर्डर की साजिश जो है रची थी। मैंने इसमें 2 अपने दोस्तों को भी शामिल किया था। इन 2 दोस्तों के भी शिनाख्त पे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब ये पूरा ही मामला सामने आता है तो कहानी कुछ इस प्रकार थी कि 19 जनवरी को जो सलमान है उसने अरमान को फ़ोन लगाया था। फ़ोन लगाकर उसी ने बाहर बुलाया था एक एड्रेस पे, और जहां पे वो 2 दोस्त के साथ पहले से ही सलमान प्लानिंग करके बैठा हुआ था। और एक छोटे से शक के आधार पे उसने इतना बड़ा मर्डर को अंजाम दिया। उसने सीधे ही अरमान को मारने का प्लान बना लिया। बेदर्दी से पहले उसकी पिटाई की और फिर गला दबाकर उसको मार डाला, और फिर उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए बोरे में पैक किया और इसी निजामपुरा के ब्रिज के नीचे जाकर के फेंक दिया। इसके बाद पुलिस की जो टीम थी ये तीनों ही आरोपियों को पकड़ लेती है। चार्जशीट बनाकर कोर्ट में पेश किया जाता है। इन सभी आरोपियों को जेल भेज दिया जाता है। लेकिन एक छोटे से शक के आधार पे जो इतना बड़ा फैसला सलमान ने किया था वो 2 परिवारों को उजाड़ देता है। क्राइम के इतिहास में ऐसी कई सारी कहानियां हैं जो केवल और केवल शक के बिना पे ही की गई होती हैं, जिसकी कोई भी पुख्ता सबूत नहीं होती है। शक जो होता है इसका कोई इलाज नहीं होता है। इस वजह से बेवजह किसी पे भी शक करना कहीं से भी सही नहीं होता है। ये क्राइम की तरफ ही एक गंभीर अंजाम को न्योता दे देता है, और इस कहानी में भी यही सामने आता है। तो आज की कहानी यहीं तक थी। कहानी सुनाने का मेरा मकसद आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। ऐसी कहानियों के साथ मैं हर दिन इस चैनल पे वीडियो पोस्ट करती हूँ। तो अगर आपकी ऐसी दिलचस्पी है सच्ची कहानियों को सुनने में क्राइम से रिलेटेड, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जहां भी रहें खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर अगली नई कहानी के साथ। धन्यवाद।